This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः चैत्र कृष्ण नवमी दिनांक 25 एप्रिल 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 8 वाद संभाषण शंखं चक्रं जलौघान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। विगृह्य कथयेद् युक्त्या युक्तं च न निवारयेत् विगृह्य भाषा तीव्रम ही केशांचित् द्रोहम्। तब विगृह्य संभाषा जब करनी है तो युक्ति पूर्वक होनी चाहिए और जो योग्य है उसको टालना नहीं चाहिए। विगृह्य भाषा कदाचित केशांचित् द्रोहम् आवहे, तीव्रम ही केशांचित् द्रोहम् आवहे। कभी कभी विगृह्य भाषा से तीव्र द्रोह इस प्रकार का किसी के साथ निर्माण हो सकता है, तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए। नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते। एक बार कोई आदमी क्रुद्ध हो गया तो उसके लिए अकार्य कुछ भी नहीं होता, अवाच्य भी कुछ भी नहीं होता। वो कुछ भी कर बैठता है या कुछ भी बोल बैठता है। कुशलामनाभिनंदन्ति कलहम स्मितौ सताम। तो कुशल लोग सज्जनों की समिति में कलह नहीं चाहते हैं, प्रशंसा उसकी नहीं करते हैं इस प्रकार से। एवं प्रवृत्ति बाधे कुर्यात्, इस प्रकार से बात प्रवृत्त होने पर करें। प्रागेव तावदिदं कर्तुम यतेत। पहले से ही ये करने की कोशिश करें। संधाय परषदा आयनभूतम आत्मनः प्रकरणम आदेशयितव्यम् यद्वा परस्य भृशदुर्गम से। तो संध्या परिषद में हमारे लिए जो एक सीधा रास्ता इस प्रकार का प्रकरण हो कि जिसके बारे में हम आसानी से कह सकते हैं, जिसके बारे में बहस कर सकती है, इस प्रकार से उसी प्रकरण वहां पे आइए देखे। यद्वा परस्य वृषदुर्गम से, अथवा जो दूसरे के लिए अति कठिन इस प्रकार का विषय हो वो सामने लाने की कोशिश करें। पक्षम अथवा परस्य वृषम विमुखम आनये, अथवा दूसरा जो है उसका जो पक्ष है जिसमें वो स्ट्रांग है, बलवान है, वो सामने आई ही नहीं, विमुख माने तो सामने आई ही नहीं, इस प्रकार की कोशिश करें। परिषदिच्च उपसंहितायाम अशक्यम अस्माभिः वक्तुम एषा एव ते परिषद यथेष्टं यथा युगम यथाभिप्रायं वादं वादमर्यादां च स्थापयिष्यति इति उक्त्वा तुष्टिमासीत्। और फिर
परिषद ही तुम्हें इस प्रकार से बारे में बोलेगी, मुझे बोलना अशक्य इस प्रकार का है, तो यथा योग यथाभिप्राय वाद मर्यादा ये परिषद ही स्थापित करेगी। ऐसा बोल बोल के तूष्णीम स्थाव आसीत, तो चुप बैठना है, कुछ आगे बोलना ही नहीं है इस प्रकार से। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ये संधाय परिषद है, तो हमारे मित्र लोग है बाकी, तो जो हमारे हित में हो, जो हमारे विजय के लिए उपयुक्त हो, वही बातें ये संधाय परिषद सामने रख सकती है। तो दूसरे को पराजित करना आसान इस प्रकार का हो जाएगा। तत्र इदम वादमर्यादा लक्षणम इदम भवति, इदम वाच्यम इदम अवाच्यम एवं पराजितो भवति। तो वाद कब तक चलेगा कि ये वाच्य है, ये अवाच्य है, और इस प्रकार के होने के बाद पराजित हो जाता है, दूसरा जो बोलने वाला है वो पराजित हो जाता है। तो ये वाद सभाएं काफी प्रचलन में थी प्राचीन काल में। और मैंने जैसे कहा, शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए पूरे भारत में भर में भ्रमण किया और सभी लोगों को वाद में जीता, किसी से भी नहीं हारे। तो इस प्रकार से अगर बताने से ये बात सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा होने पर ये पराजित हो गया इस प्रकार का सिद्ध हो जाएगा। और फिलहाल कोई नया मुद्दा हमें उठाना है, नए किसी विषय के बारे में बताना है, हमारी कुछ अलग सोच है, तो उस पर आक्षेप लेने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। उनमें से आक्षेप क्या आ सकते हैं उसके ऊपर ये भी पहले ही सोच लेना चाहिए, और उस आक्षेपों का समाधान हम किस प्रकार से कर पाएंगे ये भी बात मन में निश्चित होनी चाहिए। तो ऐसा होने से हम दूसरे को पराजित इस प्रकार से करते हैं। इमान्यते खलु पदानि भिषक् वादमार्ग ज्ञानार्थम अभिधिगम्यानि भवन्ति तथा वादः द्रव्यं गुणाः कर्म सामान्यं विशेषः समवायः प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतुः दृष्टान्तः उपनयः निगमनम् उत्तरं सिद्धान्तः शब्दः प्रत्यक्षम् अनुमानम् ऐतिह्यम् औपम्यं संशयः प्रयोजनं सव्यभिचारं जिज्ञासा व्यवसायः अर्थप्राप्तिः संभवः अनुयोज्यम् अननुयोज्यम् अनुयोगः प्रत्यनुयोगः वाक्यदोषः वाक्यप्रशंसा छलम अहेतुः अतीतकालम उपालंभः परिहारः प्रतिज्ञाहानि अभ्यनुज्ञा हेत्वंतरम अर्थांतरम निगरस्थानम। तो ये वाद मार्ग के जानने के लिए ये कुछ पद है जिनके बारे में ज्ञान होना जरूरी इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में भिषक को ज्ञान होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब ये केवल भिषक के लिए ही नहीं है, किसी भी कोई भी व्यक्ति जो वाद इस प्रकार का करना चाहता है किसी भी शास्त्र को लेकर, तो उसको ये सब जो बताए गए हैं वो सब शब्द मालूम होना जरूरी है। अब ऐसा रहा कि प्रत्येक शास्त्र की एक परिभाषा अलग अलग होती है, उस परिभाषा के जो शब्द है वो भी ज्ञान होना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। और परिभाषा ही नहीं जानते हैं तो फिर मुसीबत खड़ी हो सकती है। तत्र वादो नाम सहा यत् परेण सह शास्त्रपूर्वकम विगह्य विगह्य कथे। वाद किसको कहेंगे? हर शब्द का स्पष्टीकरण वो देते रहते हैं कि दूसरे के साथ शास्त्र पूर्वक विग्रह कथयति, उसको पकड़ने के लिए, उसको पराजित करने के लिए जो किया जाता है तो वाद है। सद विविधा संग्रहण जल्पहा वितंडा। वो संक्षेप में दो प्रकार का है, एक जल्प और दूसरा वितंडा। तत्र पक्षाश्रित और वचनम जल्पहा जल्प विपर्य वितंडा। किसी पक्ष का आश्रय करके जो वचन किया जाए, जो बोला जाए वो जल्प है, और उसके विपरीत वितंडा है। तो मेरा कुछ पक्ष नहीं, लेकिन तुम्हारा पक्ष गलत है, ये वितंडा है। उन्होंने उदाहरण दिया था, एकस्य पक्षा पुनर्भाव अस्ति इति नास्ति इति अपरस्य। तो एक का कहना है कि पुनर्भव होता है और दूसरा का कहना है कि नहीं होता है।
तौ च स्वस्वपक्षहेतुभिः स्वस्वपक्षं स्थापयतः परपक्षम उद्भावयतः एष जल्पः। तो अपने अपने पक्ष के हेतु के जरिए अपने अपने पक्ष को स्थापन करते रहते हैं दोनों, और दूसरे पक्ष का खंडन इस प्रकार का दूसरे के पक्ष का खंडन करते हैं। एष जल्पः। जल्प विपर्य वितंडा वितंडा नाम परपक्षे दोषवचन मात्रमेव। कि वितंडा का मतलब है कि केवल दूसरा जो बोल रहा है उसमें दोषवचन दिखाना कि नहीं नहीं ये बराबर नहीं, ये गलत है, इस प्रकार से। तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या पक्ष है, मेरा कुछ पक्ष नहीं है लेकिन तुम्हारा पक्ष गलत है, ये वितंडा इस प्रकार का रहेगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया खल स्वलक्षण श्लोक स्थाने पूर्व मुक्ता। अब ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ये सूत्रस्थान पहले अध्याय में ही बताए गए हैं, तो उनके बारे में बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं। अभी इसके बारे में भी थोड़ा ऐसा होगा कि अपने अपने शास्त्र के हिसाब से इनको देखना है, नहीं तो अभाव ये पदार्थ इसमें आया नहीं है। अगर न्याय वैशेषण की बात करेंगे, तर्क संग्रह की बात करेंगे, तो इसमें अभाव भी है इस प्रकार से। प्रकृति वगैरह ये शब्द इसमें आए नहीं है। तो सांख्य की बात करेंगे तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसकी इसकी अपनी एक चौखट होती है, और उस चौखट में ही इसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो ये चौखट क्या है ये एक बार निश्चित कर लेनी है शुरू में ही, और फिर उसके बारे में बहस करनी है। अतः प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम यथा नित्या पुरुषः इति। तो जो साध्य है वो बोलना, इसको प्रतिज्ञा कहते हैं, कि जैसे पुरुष नित्य है इस प्रकार से। अतः स्थापना स्थापना नाम तस्याव प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन ही स्थापना। तो स्थापना क्या है कि उसी साध्य का प्रतिज्ञा आया हेतु दृष्टांत उपनय और निगमन इसके द्वारा उसकी स्थापना करना। पूर्व ही प्रतिज्ञा पश्चात स्थापना। पहले प्रतिज्ञा करनी है और फिर उस पे बाद स्थापना करनी है। किम ही अप्रतिज्ञातम स्थापयिष्यति। जिसकी प्रतिज्ञा ही नहीं की है उसको कैसे स्थापित करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोर्ट में भी प्रेयर क्या है ये पूछते हैं कि किस चीज के लिए तुम मुकदमा लड़ रहे हो, उद्दिष्ट क्या है तुम्हारा। और उस उद्दिष्ट को छोड़कर अगर कुछ बहस होती है तो बोलते नहीं नहीं यार तुम्हारा उद्दिष्ट ही नहीं है, तो इसके बारे में बहस होगी ही नहीं इस प्रकार से। तो जो बोलना है वो स्पष्ट रूप से बोलना है कि ये मैं चाहता हूं इस प्रकार से, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और फिर उस प्रतिज्ञा को स्थापित करने के लिए तुम्हें आगे बताना होगा इस प्रकार से। हाँ, हेतु अकृतकत्वादिति। तो इसमें पुरुषः नित्यः ये जो बात बताई प्रतिज्ञा की, तो उसका हेतु क्या है, तो अकृतकत्वा, ये निर्माण होने वाला, किसी के निर्माण किया जाने वाला इस प्रकार का नहीं है। दृष्टांत यथा आकाशम, दृष्टांत देते कि जैसे आकाश की निर्मिति किसी ने नहीं की है। उपनयः तथा च यथा च अकृतकम आकाशम तच्च नित्यम तथा पुरुषाय। और जैसे ये अकृत का आकाश ये नित्य है, उसी प्रकार पुरुष भी अकृतक है इसलिए वो नित्य है, ये उपनय। और निगमनम तस्मान नित्या, तो फिर से प्रतिज्ञा वचन कहना है, निगमन है कि इसलिए आकार पुरुष नित्य है इस प्रकार से। अभी ये सभी बातें चल रही है, ये न्याय वैशेषिक के हिसाब से चल रही है। वैसे सांख्यों में पंच तन्मात्रा से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होते हैं, वहां उत्पत्ति होती है या जो है वही व्यक्त होता है, ये एक और अलग सिलसिला इस प्रकार का होगा। वेदांत में तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ऐसा बताते हैं, तो वो अकृतक नहीं रहा, कृतक हो गया इस प्रकार से। लेकिन ये जो चौखट है
की न्याय वैशेषण की, उसमें आकाश नित्य है और उत्पन्न नहीं होने वाला एक महाभूत इस प्रकार का है। तो उस चौखट में अगर ये बात करते हैं तो ये उदाहरण ठीक रहेगा। अगर हम वेदांत की बात करते हैं, सांख्यों की बात करते हैं, तो ये अलग अलग इस प्रकार का हो जाएगा। अतः प्रतिष्ठापना प्रतिष्ठापना नाम या तस्याः परप्रतिज्ञायाः विपरीत अर्थस्थापना, कि जो प्रतिज्ञा की है उसके विपरीत पक्ष स्थापन करना, ये प्रतिष्ठापना इस प्रकार का है। पुरुषा नित्या ऐसे कहने पर प्रतिष्ठापना जो होगी वो पुरुषा अनित्या, यथा अनित्या पुरुषा इति प्रतिज्ञा। हेतु ऐन्द्रियकत्वात् इति, हेतु क्या है, वो इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है इस प्रकार का है। दृष्टान्तः यथा घटः इति, दृष्टांत क्या है कि जैसे घट होता है वो इंद्रिय है, इंद्रियों का विषय है। उपनय यथा घटः इंद्रिय का सच अनित्य तथा च अयम्। तो जैसे घट इंद्रिय का है और अनित्य है, उसी प्रकार ये पुरुष भी अनित्य इंद्रिय का है और इसलिए अनित्य है। निगमनम तस्मात् अनित्य है, और निगमन क्या होगा कि पुरुष अनित्य इस प्रकार का है। अब इसके ऊपर कोई बता सकता है कि यह इंद्रिय का है या नहीं है, कैसा है, आत्मा इंद्रिय का है या नहीं है। आत्माज्ञ करणैर्योगात् ज्ञानम तस्य प्रवर्तते, आत्मा ज्ञाता है लेकिन इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान प्रवृत्त इस प्रकार का होता है। और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये जो बात योग में बताते हैं, ये ज्ञाता ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये त्रिपुटी नष्ट हो जाती है, सब एक रूप ही हो जाता है। ज्ञाता भी वही है, ज्ञान भी वही है और ज्ञेय भी वही है इस प्रकार से। लेकिन ये बहस के लिए मुद्दे हो सकते हैं। आत्मा किसको कहेंगे, ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, और शायद उसके आधार पर ये बहस हो सकती है। वाद या विषय कितनी बारीक विचार केला आहे, ये तो काफी प्रचलन में था, वाद संभाषा इस प्रकार से। तो अभी जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं इसी का एक रूप है। और काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के है। अतः हेतु नाम उपलब्धि कारणम तत् प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतिह्यम औपम्यम इति, एभिः हेतुभिः यद् उपलभ्यते तत् तत्त्वम्। तो ज्ञान को उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, उसका जो कारण है वो हेतु इस प्रकार का रहेगा, और वो प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य औपम्य इस प्रकार का है, या इन चार हेतुओं से पता लगता है कि ये तत्व है। अब ये थोड़ी अजीब बात है। चरकाचार्य विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रमाणों का विचार आप सामने रखते हैं। परलोक के सिद्धि के बारे में उन्होंने चार प्रकार की परीक्षा सामने रखी है। ऐसा परीक्षा नास्त्यन्या या सर्वम परीक्षते परीक्षम सदसच्चैव तया चास्ति पुनर्भवः, इस प्रकार के वहां पे बताते हैं। तो परीक्षा दो ही चीजें, एक सद और असत, जो अस्तित्व में है और अस्तित्व नहीं है। और फिर प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, ये आप्तवचन, प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति, इन चार प्रमाणों के द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि करते हैं या परलोक की सिद्धि करते हैं। आजच्या IPL प्रमाणे त्यावेळी वाद संभाषे आयोजन प्रचलित असावे।
ये बताना मुश्किल है। अभी तो पूरा कमर्शियल है कि राजा इस प्रकार के वाद संभाषण का आयोजन करता था और फिर जो जीत जाता है उसको उसमें इनाम मिलता था। लेकिन ये इस राजा से पुरस्कृत है, वो उस राजा से पुरस्कृत है वगैरह इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। जो जीतेगा उसके लिए इनाम मिल जाएगा, उसके बख्शीशी मिल जाएगी, इस प्रकार की स्थिति होती थी और फिर उसका मत प्रस्थापित होता था। शंकराचार्य ने जब वैदिक धर्म की पुनः की तो उनका मत प्रचलन में आ गया और वेदांत सभी को सुपरसीड कर गया, सभी को वो आगे, सभी से आगे चला गया। सर्वदर्शन संग्रह ये जो मध्वाचार्य ने लिखित ग्रंथ है और इसमें सभी ग्रंथ, सभी ये इस प्रकार के दर्शनों के बारे में बहस की है और अंतिमतः वेदांत के बारे में बहस की है और वो कैसे सभी को परास्त कर देता है ये सिद्ध करने की कोशिश की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम क्या चाहते हैं ये अहम मुद्दा है। मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, क्या पक्ष, किस पक्ष की स्थापना करना चाहता हूँ, उसके अनुसार मुझे इस प्रकार से बहस करनी है। इंटीग्रेशन होना है नहीं होना है इसके बारे में काफी बहस हुई थी बीच में और शुरू में तो इंटीग्रेटेड वादी जीत गए थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे वैद्य भी इंटीग्रेटेड वादियों के पक्ष में चले गए। लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनको पता चला कि ये इंटीग्रेटेड के नाम से केवल एलोपैथी का सहारा लेना चाहते हैं, आयुर्वेद उसमें टिकता ही नहीं है, आयुर्वेद होता ही नहीं है। तो वो फिर से इंटीग्रेटेड से शुद्ध आयुर्वेद में आ गए। तो आयुर्वेद का इतिहास अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें ये बातें जरूर होनी चाहिए और दूसरी भी चीजें अन्य शास्त्र, वैद्यक शास्त्र जो है उनके भी इतिहास के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आधुनिक वैद्यक जो है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, चाइनीज होनी चाहिए, होम्योपैथी के बारे में होनी चाहिए, निसर्गोपचार के बारे में जानकारी होनी चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उनकी स्थिति कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, यह अगर भली भांति हम जान लेंगे तो हमें आगे क्या करना है उसके बारे में हम सोच सकेंगे। तो बाकी शास्त्रों में क्या चल रहा है, ये शास्त्र है नहीं ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोग शास्त्र समझते हैं तो उसमें क्या प्रचलन है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो तत्व है वो कैसे लोगों तक पहुंचाए। त्रिदोष सिद्धांत एक अहम भूमिका वाला सिद्धांत इस प्रकार का है। अभी मैंने आयुर्वेद सरस्वती में त्रिदोष सिद्धांत के बारे में बोलना शुरू कर दिया है, कितने दिन चलेगा मुझे भी मालूम नहीं है। फिर भी एक कंसेप्ट के हिसाब से गतिमान संतुलन है कि इसमें दोषों का संतुलन होता है लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो बदलने वाला है और फिर भी उसी प्रकार से उसको बना के रखना है। तो क्षयस्थान च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति ही, ये जो बात बताते हैं कि समगति है, एक प्रकार के स्थान गति है कि ये टिकाए रखना, फिर भी क्षणिकत्व के हिसाब से वो नष्ट होता है, निर्माण होता है, नष्ट होता है, निर्माण होता है, जिस प्रकार के कारण रहेंगे उसके अनुसार उसका निर्माण होता रहेगा। तो अगर हम स्वस्थ वृत्त का पालन करते रहेंगे तो स्वस्थ स्वास्थ्य ही निर्माण होता रहेगा और अगर उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा, रोग की निर्मिति होने लगेगी। लेकिन इसमें अहम मुद्दा है कि बस अभी मैंने जो भी कुछ करना है मुझे वो मैंने सब कर लिया है, अब आसानी से जीना जिएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं होगी। मुझे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक स्वस्थ वृत्त का अनुपालन करना ही पड़ेगा और ये दोष साम्य जो प्रस्थापित हुआ है उसको
कायम रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से स्वस्थ वृत्त का आचरण करना ही होगा। ऐसी स्थिति नहीं होगी कि बस हो गया, आदमी संतुलन आ गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों को ये बात कैसे समझाए ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है। लोग काफी पूछते हैं कि ठीक है, मैं अभी ठीक हो गया तो अभी सब कुछ खा सकता हूँ ना, इस प्रकार से। तो हम कहते हैं कि सब कुछ नहीं खाना है, जो हित है वही खाना है। तो फिर पूछते हैं कि ऐसा है तो मतलब ही क्या इसका? हम जो भी चीजें हमें पसंद है वो नहीं खा सकते हैं, तो उसका मतलब ही क्या रहा? तो उन्हें बताना पड़ता है कि देखो, कारणानुरूप कार्य होता है, या अगर तुम इस प्रकार से खाओगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। शायद अग्नि अच्छा हो, बला अच्छा हो तो तुम उसको सह सकोगे, लेकिन ये बार बार दोहराते रहोगे तो निश्चित रूप से तुम बीमार हो जाओगे, इस प्रकार से। तो मकसद क्या है, ये ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। और त्रिदोष सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाना, एक आम लोगों तक पहुंचाना, और जो साइंटिफिक सोसाइटी है टुडे आज की, उसको वहां तक उनको पहुंचाना, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का होगा। और इस प्रकार की पैरेलल कोई भी कंसेप्ट किसी दूसरे शास्त्र में है नहीं, ना कि एलोपैथी में है, ना कि होम्योपैथी में है। चाइनीज के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन कभी सुना तो नहीं है इस प्रकार से। तो ये आयुर्वेद की खासियत है, और इसीलिए आयुर्वेद शाश्वत है। और ये इस प्रकार का संतुलन हम बनाते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। ये मुद्दा अहम इस प्रकार का है। उपनय निगमन उक्तम स्थापना प्रतिष्ठापना व्याख्यायाम। उपनय और निगमन के बारे में हमने बता दिया है इस प्रकार से। उसमें ऐसा है कि जो हेतु है उसके साथ एक दृष्टांत देना, ये उपनय है। और ये भी वैसा ही है, ऐसा निगमन है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। इस कार्यकारण भाव को लेकर, या इस साहचर्य नियम को लेकर, धूम जो है वो वह्नि से संलग्न होता है। जहां धूम होता है वहां वह्नि होता है। इस प्रकार की व्याप्ति से युक्त वह्नि, धूम, ये जो कारण है ये यहाँ पे मौजूद है। पर्वतो धूमवान, पर्वतो वन्यमान सिद्ध करना है, लेकिन धूमवत्वात अर्थात धूमात, तो धूम वहां पे है, या धूमवान पर्वत है, इसलिए वहां पे वन्नी, वो वन्यमान है, या वहां पे वन्नी है, ये सिद्ध करना है। तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। ये साहचर्य का जो नियम है ये व्याप्ति है, और व्याप्ति से युक्त हेतु पक्ष पर विराजमान है, और इसलिए वो साध्य युक्त है। इस प्रकार से वो ये जो 5 वाक्य है उसके बारे में कह सकते हैं। अथ उत्तरम, उत्तरम नाम साधर्म्य उपदिष्टे हेतु वैधर्म्य वचनम। वैधर्म्य उपदिष्टे वा हेतु साधर्म्य वचनम। यथा हेतु सधर्माणो विकाराः शीतकस्य हि व्याधेः हेतुभिः साधर्म्यम् हिमशिशिरवात संस्पर्शाः इति। तो जैसे हेतु है उसी प्रकार के विकार होते हैं। कि शीतक अगर व्याधि है तो उसका हेतुओं से साधर्म्य होता है हिम शिशिर वात संस्पर्शाः। तो बिल्कुल हिम जैसे, या शिशिर, इस प्रकार के वात संस्पर्श, ये शीतक के कारण इस प्रकार के होंगे। इति ब्रुवहतः परो ब्रूयात्। ऐसा कोई बोल रहा है तो उसको दूसरा बोलता है हेतु विधर्माणो विकारा। रोग जो है वो हेतु से विधर्मी वाले होते हैं, हेतु के सधर्म नहीं, उल्टे विपरीत धर्म वाले होते हैं। यथा शरीरावयवानां दाहोष्ण्य कोश प्रपचने हेतु वैधर्म्यम हिम शिशिरवात संस्पर्शा इति। कि शरीरावयव जो है उसके दाह, औष्ण्य और कोथ और प्रपचन का हेतु हिम शिशिरवात संस्पर्शा। हिम शिशिरवात संस्पर्श से ये दाह, औष्ण्य, कोथ, प्रपचन इस प्रकार का होता है। अब जो फ्रॉस्ट बाइट
हिमालय में या कहीं भी बर्फीले पर्वतों पर ये दिखाई देता है। और उसका मतलब ये होता है कि ये शैत्य के कारण होता है, लेकिन शैत्य के कारण ऊष्मा अंतस्थित हो जाता है। उसको बाहर आने का अवकाश नहीं मिलता। और फिर ये दाह उष्णकोथ प्रपंचन ये जो है वो यह इस प्रकार के दबे हुए ऊष्मा के कारण ये होते हैं। तो वहां चिकित्सा जो करनी है उष्ण चिकित्सा ही करनी है। गरम गरम चाय या मद्य उसके ऊपर डालते हैं, और फिर जब वो शैत्य दूर हो जाता है और ऊष्मा बाहर निकलने लगता है तो फिर ये ठीक होता है इस प्रकार से। तो वहां इस प्रकार का प्रचलन हिमाचल प्रदेश में या इस प्रकार के बर्फीली पर्वतों के बारे में होता है। लेकिन आपाततः ऐसा दिखता है कि हेतु सधर्माणो विकाराः हेतु विधर्माणो विकाराः। शैत्य प्रचिति हो रही है और बाहर शैत्य है इसलिए शैत्य प्रचिति हो रही है, शीत वायु का सेवन हो रहा है इसलिए शैत्य प्रचिति हो रही है, हम समझ सकते हैं हेतु सधर्माणो विकार। लेकिन हेतु विधर्माणो विकाराः ये भी बात हो सकती है, ये जो उदाहरण उन्होंने दिया है इस प्रकार से कि ऊष्मा अगर अंतःपीड़ित इस प्रकार का हो जाए और फिर उस ऊष्मा के कारण कुछ तकलीफें इस प्रकार की हो जाए तो आपाततः उसका कारण बहिशैत्य है और शैत्य से ऊष्मा के परिणाम दिख रहे हैं, तो हेतु विधर्माणु इस प्रकार के विकार होते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। इसके पीछे जो संप्राप्ति होगी वो महत्वपूर्ण है। उसको अगर हम भली भांति समझ पाएंगे तो पता चलेगा कि ये हेतु सधर्माण है हेतु विधर्माण इस प्रकार के है। ज्यादातर हेतु सधर्माण की बात होती है, जैसे हेतु है उसी प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं। यशस्वी जोशी ने मेरे मार्गदर्शन में ये पीएचडी किया है एक्चुअली। तो उसमें अम्लपित्त और तमकश्वास ये दोनों विकार हमने लिए थे और हेतु लक्षण संबंध पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि कटु रसात्मक हेतु सेवन है तो अम्ल पित्त में दाह ये लक्षण होगा, अम्ल रसात्मक हेतु सेवन है तो अम्लोद्गार अम्लच्छर्दी ये लक्षण होंगे। तो हेतु सधर्माणो विकाराः, हेतु जैसा है उसी प्रकार के विकार होते रहते रोग होते रहते हैं, ये स्पष्ट करने के लिए अच्छा उदाहरण इस प्रकार का। इसकी शुरुआत हुई थी संप्राप्ति लक्षणों संबंधाय के सदाशिव शर्मा के थीसिस के जरिए। रामनगर में थीसिस पब्लिश हुआ था, संस्कृत भाषा में है और काफी प्रशंसा उसकी लोग करते हैं। मैंने पढ़ा नहीं है एक्चुअली। तो संप्राप्ति जिस प्रकार के होते हैं उसके अनुसार लक्षण होते रहते हैं, ऐसा ये महत्वपूर्ण थीसिस है। और अभी कोलटकर सर का भी ये कहना था कि हर लक्षण की एक अलग अलग संप्राप्ति होती है। अगर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ देना चाहते हैं तो हमें ये लक्षण कैसे निर्माण होता है उसकी संप्राप्ति क्या है ये देखकर उस संप्राप्ति को अगर हम रोक सकेंगे, चाहे रोग की संप्राप्ति जो है उसको रोकने में देर लगेगी, लेकिन लक्षण की संप्राप्ति को अगर हम रोक सकेंगे तो लक्षण पहले दूर हो जाएगा और लक्षण की शांति होगी तो आदमी को तसल्ली होगी, हाँ मुझे ठीक लग रहा है, ये मेरा पाँव दर्द बहुत हो रहा था, दर्द कम हो गया मेरा इस प्रकार से। तो हर लक्षण की एक अलग अलग संप्राप्ति होती है। और ये जो चरकाचार्य बताते हैं ज्ञानार्थी यानी चोक्तानि व्याधिलिंगानि संग्रहे व्याधयस्ते तदा त्वेतु लिंगानिष्ठानि नामयाः। जो ज्ञान के लिए लक्षण बताए गए हैं ये वास्तव में व्याधि है, और वो दूसरों का अगर प्रतिपादन करते हैं तो उनको लक्षण कहेंगे, नहीं तो उनको व्याधि इस प्रकार से ही मानना जरूरी है। और राजयक्ष्मा के उपद्रव रूप जो बहुत सारे विकार बताए गए हैं, पूर्व रूप में बताए गए हैं, उपद्रव के बारे में बताए गए हैं, ये अलग अलग विकार है, अरोचक हो या
अन्य इस प्रकार के विकार हो, ये अलग अलग विकार है। और इसलिए लक्षणों की संप्राप्ति एक अलग बात इस प्रकार की होती है, और वो अगर हम भली भांति समझ पाएंगे तो लाक्षणिक उपशम हम दे सकेंगे, और ये जरूरत है। अभी एलोपैथी जो राज कर रही है पूरे विश्व पर, वो इसी मुद्दे पर राज कर रही है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, रोग दुरुस्त होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन अभी आपका सर दुख रहा है, गोली ले लो, सर दर्द बंद हो गया, बस। आपके लिए दूसरा क्या चाहिए? वही चाहिए इस प्रकार से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को हम अगर डेवलप करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। अतः सिद्धांतो नाम यहाँ सहा यहाँ परीक्षैक ही बहुविधम परीक्ष हेतुभिष्ट साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। कि सिद्धांत किसको कहते हैं? जो परीक्षकों के द्वारा अनेक तरीके से परीक्षा करके और हेतुओं के द्वारा जिसको सिद्ध किया गया है, वो निर्णय सिद्धांत है इस प्रकार। अब काफी इस प्रकार की बातें हो सकती है कि कैंसर का मूल कारण क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये मूल कारण है। ये अगर हम बहुत सारे तरीके से अगर सिद्ध कर पाएंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा, तो खेती में परिवर्तन आएगा, और खेती में परिवर्तन आएगा तो समाज कैंसर से बचेगा इस प्रकार से। लेकिन इसके लिए इसका सिद्ध होना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा, और फिर उसी मुद्दे पर लोग ठुकराते रहेंगे। मैंने एक ऑन्कोलॉजिस्ट से बात की थी, तो उनका कहना था कि इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है कि ये आज का खाना जो है वो खाने से कैंसर होता है इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स ने लड़ाया नहीं, उस प्रकार से कोई किसी ने प्रयोग नहीं किए हैं। लेकिन ये अनैसर्गिक है, इतना तो आप मानते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये हमारे नैसर्गिक खाने का हिस्सा नहीं हो सकते। तो बोले हाँ बराबर है, ये तो ठीक है। तो फिर उसी बात पर उसको ठुकरा दो और नेचुरल खाना आरंभ करो। वो मान गए। लेकिन शुरू में उनका कहना था कि नहीं नहीं, इस प्रकार का कोई रिसर्च हुआ नहीं है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ इस प्रकार। अब इस प्रकार के लिए तुम्हें वो परीक्षक ही बहुविधम परीक्ष ये करके ये निर्णय स्थापित करना है। इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, और फिर उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेना और फिर उसको व्यवहार में लाना, ये काफी मुश्किल, उसका रिसर्च मॉडल बनाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो चतुर्विधा सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। तो ये 4 प्रकार का है सिद्धांत। तत्र सर्वतंत्र सिद्धान्तः नाम तस्मिन् सर्वस्मिन् तन्त्रे तत्तत् प्रसिद्धं, यथा सन्ति निदानानि सन्ति व्याधयः सन्ति सिद्ध्युपायाः तथा ध्यानामिति। तो सभी तंत्रों में जो कॉमन इस प्रकार का हो वो सर्वतंत्र सिद्धांत, कि उस तंत्र में ये प्रसिद्ध है कि सन्ति निदानानि, कि कारण होता है, सन्ति व्याधयः, रोग होते हैं, सन्ति सिद्ध्युपायाः साध्यानामिति, और जो साध्य व्याधि है उनकी सिद्धि के उपाय होते हैं। अब एलोपैथी ने इसको ही ठुकरा दिया वास्तव में, कि संति निदानानि, कारण होते हैं, ये मानते हैं लेकिन करते नहीं है उसके बारे में कुछ, क्योंकि कार्यकारण भाव तो किसी भी शास्त्र के लिए अनिवार्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कारण ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप दवा ले लो आपको ठीक लगेगा, सिम्टम्स आपके कम हो जाएंगे। तो इसी मुद्दे पर कारणों को ढूंढना ही बंद कर दिया। तो ये अभी सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं रहेगा। एलोपैथी में सिद्धांत के रूप में शायद होगा, लेकिन प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है। मेरे एक एलोपैथिक डॉक्टर के साथ बहस बहस हुई थी, और
उसका कहना था कि एलोपैथी को निष्कारण बदनाम इस प्रकार का किया जा रहा है। तो मैंने कहा निष्कारण बदनाम होने का कोई मतलब नहीं है। लोग कैसे मानेंगे निष्कारण हम उसके बारे में कहेंगे तो बात चली कोलाइटिस की। तो बोले कि हमारे हिसाब में वो इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे तो इन्फेक्शन दूर होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। मैंने कहा नहीं होता है। ये तो वास्तव है। तो बोले कि ऐसा है कि जितनी पर्याप्त मात्रा में एंटीबायोटिक जाना चाहिए जितने दिन तक जाना चाहिए वो नहीं जाता और फिर अधूरा रहने के कारण ठीक नहीं होते। मैंने कहा ठीक है। तो आपको इसके बारे में बहस करनी है कि ये आप अधूरे काल के लिए नहीं लेना है, अधूरे डोज में नहीं लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर भी ये दोहराता रहता है। उसके पीछे क्या राज है? तो अचानक वो बोले कि लोग परहेज नहीं करते। लोग बाहर का खाना खाते हैं। मैंने उनसे पूछा आप कभी पूछते हैं क्या आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं इस प्रकार से मरीजों से? हमारे तो टेस्ट पेपर में है ये सब। अब अगर पूछते ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर का खाना खा रहा है इस प्रकार से? और स्ट्रीट फूड पर्टिकुलरली अभी सिर्फ ये 5 स्टार होटल में ऐसा होता है कि जो कुक है वो तुम्हारे सामने खाना पकाता है। तो हाइजीन कैसा है वगैरह सब देख सकते हैं लेकिन ये बहुत ही महंगा आता है। कितने लोग जाकर 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे? और उतने दिन रुकना है क्योंकि आपको ऑर्डर देनी है फिर वो आकर सभी सामग्री लागेगा और आपके सामने खाना बना के आपको खिलाएगा। तो इसमें 1.5 घंटा तो लग जाता है। तो उतनी फुर्सत आपके पास होनी चाहिए कि हाँ मैं रुकूंगा और जब खाना बनेगा तब खाऊंगा इस प्रकार से। बाकी सभी जगह खाना कैसे बनता है क्या बनता है ये पोपटलाल शाह ने एक बात कही थी कि एक ऐसे नौजवान युवक को होटलिंग करने का बहुत शौक था। तो उससे वो बोले कि ठीक है तुम करो ये शौक, मुझे कोई संदेह नहीं है उसमें, करना है तुम्हें तो, लेकिन मेन डोर से अंदर नहीं जाना। हाँ, जो भटार खाना होता है स्वयंपाक घर उनका, वहां से अंडर एंट्री ले लेना और फिर जो खाना खाना है वो खाना। तो उसने जब झांक कर देखा अंदर कैसा है होटल्स में, तो ये बहुत ही गलीच्छ इस प्रकार का होता है। और फिर उसका जी उबक गया कि वो कहने लगा नहीं 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 मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस प्रकार से अगर खाना बनता है। एक बीच में एक वीडियो आया था पानी पूरी बनाने वाला, कुछ एक शॉप वगैरह इस प्रकार का, एक गंदा नाला साथ में है, एक झोपड़ी जैसा है और उसमें ये पानी पूरी बनाते हैं और वो फिर पैक करते बिकी जाती है। वो वीडियो देखने के बाद मैंने भी पानी पूरी खाना कभी एक आध बार खाते वो भी छोड़ दिया था। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी पानी पूरी की पूरी घर में तल सकते हैं और फिर अपने सामने वो होता है तो ठीक है। लेकिन फिर भी ये सभी बातें जो है वो हमें पता होना इस प्रकार का चाहिए। तो सर्वतंत्र सिद्धांत सभी को मान्य हो इस प्रकार से तो उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहेंगे। प्रतितंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन् एकैकस्मिन् तस्मिन् एकैकस्मिन् तंत्रे तत्तत् प्रसिद्धम यथा अन्यत्र अष्टौ रसाः षडत्र। तो ये मालूम नहीं 8 रस कहाँ पे है। तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया कि दूसरे किसी जगह में तो शास्त्र में 8 रस है, यहाँ 6 रस है। पंचेंद्रियाणि अत्र षडींद्रियाणि अन्यत्र तंत्रे। यहाँ 5 इंद्रिय है, दूसरे किसी में 6 इंद्रिय है इस प्रकार से। वातादिकृताः सर्वे विकाराः यथा अन्यत्र अत्र वातादिकृताः भूतकृताश्च प्रसिद्धाः। तो सभी विकार केवल वातादिकृत है, वातादि और भूत से भी उत्पन्न होने वाले इस प्रकार से है। तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत इस प्रकार के रहेंगे। किसी एक शास्त्र में एक सिद्धांत प्रचलन में है और दूसरे में वो नहीं है तो प्रतितंत्र सिद्धांत हो जाएगा।
अधिकरण सिद्धांतो नाम यहाँ यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धानि अन्यानि अपि अधिकरणानि भवन्ति। कि एक अधिकरण जब प्रस्तूयमान इस प्रकार का है, उसके बारे में बहस हो रही है, तो जो अन्य अधिकरण जो सिद्ध है वो अपने आप सिद्ध हो जाती है या फिर उसको गृहीत रखा जाता है कि ऐसा ऐसा है, ये सभी है, और फिर इसके बारे में बहस करेंगे। यथा न मुक्ता कर्म आनुबंधिकं कुरुते निस्पृहत्वात् इति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मफल मोक्ष पुरुष प्रत्यभावाः भवन्ति। कि मुक्त अनुबंधिक कर्म नहीं करता है निस्पृह होने के कारण। ये अधिकरण ले लिया, तो कर्म फल मोक्ष पुरुष और प्रेत्य भाव ये सिद्ध हो जाते हैं। आप अगर इसके बारे में बहस करना शुरू करते हैं तो आपको मालूम है कि हाँ, ये सभी भाव होते हैं, और इसीलिए तो ये वाक्य कहा गया है कि न मुक्तः कर्म अनुबंधिकं कुरुते। तो इसमें ये गृहीत होते हैं कि ये बातें होती रहती है, ये बातें होती है, और फिर इसके बारे में बहस होगी, नहीं तो इसके बारे में बहस ही नहीं होगी। अगर कोई कहेगा अरे ये तो बात है ही नहीं, आत्मा ही होता ही नहीं है, इस प्रकार से कि एक बार शरीर जल गया तो सब समाप्त हो गया, अभी कुछ नहीं आ गया उसके, इस प्रकार से। तो ये बात है, तो ये कर्म अनुबंधिकम कुरुते न कुरुते, इस प्रकार से जो है न मुक्ता कर्म अनुबंधिकम कुरुते, इसके बारे में बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपको ये मालूम है, मान्य है, तभी इसके बारे में बहस होगी, तो ये अधिकरण सिद्धांत इस प्रकार का होगा। इसमें एक किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम सत्व वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। इसके ऊपर चक्रपाणि दत्त की जो टीका है वो बड़ी अच्छी इस प्रकार की टीका है। तो उसमें उसने एक सवाल उपस्थित किया है कि जो एक द्रव्य किसी दोष का शमन करता है और दूसरे दोषों को बढ़ावा देता है, उसका समावेश कहाँ पे करेंगे? क्योंकि ये किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम दोनों में जा सकता है, तो किसमें समावेश करेंगे? तो एक मत प्रचलन में ऐसा है कि ये ठीक है, दोनों में समावेश हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चक्रपाणि दत्त तो मुद्दा उठाता है कि ये जो बात होती है रस के द्वारा होती है, वीर्य के द्वारा भी हो सकती है, इस प्रकार से। तो मधुर रस वातपित्त प्रशमन करने वाला और कफ को बिगाड़ने वाला ये है। तो ये रस अधिकरण का विषय हो गया। वीर्य से अगर कुछ होता है, करोति शिशिरम पुनः लादनम जीवनम स्तंभम प्रसादम रक्त पित्तयोः, तो वीर्य से अगर कोई बात होती है तो वीर्य का अधिकरण, यहाँ द्रव्य प्रस्ताव चल रहा है। ये जो वर्गीकरण है ये द्रव्यों का वर्गीकरण है, तो यहाँ यह उदाहरण अप्रस्तुत है। तो ये बात सही है। ये अच्छा मुद्दा है। ये हम अभी बहस किसके बारे में कर रहे हैं? द्रव्य के बारे में बहस कर रहे हैं, उसके वर्गीकरण के बारे में बहस कर रहे हैं। तो फिर रस द्वारा इस प्रकार से द्रव्यों में भेद करना, गुणों द्वारा भेद करना, ये यहाँ पे अपेक्षित नहीं है इस प्रकार से। सर्वतंत्र म्हणजे फक्त अन्य वैद्यक तंत्र की फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योतिष आदी सर्व उपलब्ध शास्त्रे जसे वर फाकलेली वस्तू, फेकलेली वस्तू खाली येते, या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत वैद्यक ज्योतिष फिजिक्स एक्सेट्रा सर्वच शास्त्रात मान्य आहे। दोनों तरीके से अर्थ ले सकते हैं। अभी इन्होंने वैद्यक के बारे में बताया है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ये जो बात बताई गई है उसके जरिए ये अगर सभी शास्त्रों में मान्य इस प्रकार का है तो वो भी इस प्रकार से ले सकते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत के जरिए। आद्य पतना समवाय कारण गुरुत्वम, आद्य पतन का असमवाय कारण गुरुत्व है। ये जो काफी सैकड़ों बरस पहले बात कही गई है, और हम सीखते आए कि आर्किमिडीज ने ये खोज की वगैरह इस प्रकार से। तो उसका इलेबोरेशन नहीं हुआ। ये बात ऐसी ही रही, और आर्किमिडीज ने उसके बारे में काफी बहस की और पूरे
विश्व भर में फैल गया इस प्रकार का, और फिर उसका क्रेडिट आर्किमिडीज को दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, यह ज्ञान हमारे यहाँ था। पहला जो पतन शुरू होता है वो गुरुत्व के कारण होता है, और फिर आगे वेग निर्माण होता है, उसके जरिए वो बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो आद्य पतन असमवायी कारण, आद्य पतन का जो असमवायी कारण है वो गुरुत्व है, ये वहां पे स्पष्ट रूप से किया गया है इस प्रकार से। और ये फल क्यों गिरता है इसके बारे में बहस शुरू हुई, और उसकी खोज करते समय गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन से, आर्किमिडीज से, न्यूटन है, सॉरी मैं आर्किमिडीज नहीं, न्यूटन के बारे में बताना चाहिए था। म्हणून तो सर्वतंत्र सिद्धांत हो सकता है। तो इस प्रकार के सिद्धांत अगर सर्वतंत्र सिद्धांत के रूप में उसको माना जाता है, अभी सभी सभी शास्त्रों में मान्य होंगे ही ऐसा नहीं है, कुछ शास्त्र की उसमें अलगता इस प्रकार की हो सकती है। तो ये फिर प्रतितंत्र सिद्धांत में जाएगा, सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं रहेगा इस प्रकार से। अभी हमें बहस करनी है कि शास्त्र के लिए कार्य कारण भाव आवश्यक है या नहीं है। तो एलोपैथी के साथ इस प्रकार के अगर हम विवाद करते हैं तो उनको मानना पड़ेगा कि शास्त्र के लिए कार्य कारण भाव आवश्यक है। सभी जगह हम कार्य कारण भाव समझ पाएंगे नहीं पाएंगे अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि कार्य कारण भाव आवश्यक है ही नहीं इस प्रकार से। तो फिर कारणों को ढूंढो, और नहीं कारण मिल पाते हैं तो बता देना कि हमें मालूम नहीं इसके कारण, हम उनके कहीं आगे निकल जाते हैं। एक तो हमारा व्याश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, ये जो है असत में इंद्रिया से संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये इतने मूलभूत कारण है कि दूसरे किसी कारण वगैरह बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी इस प्रकार से। और एलोपैथी में तो कम से कम कारण होना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, ये तो बात मान्य होनी चाहिए। अगर इतनी भी बात मान लेते हैं तो फिर कारणों को टालना चाहिए, ये भी बात सामने आएगी। और कारणों को टालेंगे तो रोग मुक्ति अपने आप होगी, ये भी बात ध्यान में आएगी इस प्रकार से, मान्य करना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन अभी चल रहा है ऐसे कि कारण ही होता ही नहीं है, अपने आप होता है, ये कैसे हो सकता है? तो ये शास्त्र ही नहीं रहेगा। अगर कार्य कारण भाव को ही हम ठुकरा रहे हैं तो ये शास्त्र ही नहीं रहेगा, और ये बात उनको मान्य करनी पड़ेगी कि नहीं, हमें इसका कारण मालूम नहीं है तो इसमें हमारा शास्त्र नहीं है। इस प्रकार से तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। अथ शब्द, शब्दों नाम वर्ण समाम्नाया सच चतुर्विधा, दृष्टार्थश्च अदृष्टार्थश्च सत्यश्च अनृतश्च इति। तो वर्ण का समूह यानी कि शब्द इस प्रकार से, वो चार प्रकार का, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत, इस प्रकार से। तत्र दृष्टार्थो नाम त्रिभिर हेतुभिर दोषा प्रकुप्यन्ति, जिसका प्रत्यय दृष्ट है, सामने हमारे आता है इस प्रकार के, कि तीन हेतुओं से, जो आसात्म इंद्रिया संयोग, प्रज्ञा, परात, परिणाम, इससे दोषों का प्रकोप होता है। षड्भिः ही उपक्रम प्रशाम्यते, और जो छह प्रकार के उपक्रम है उसके उसका उपशम इस प्रकार का होता है। संति श्रोत्रादि सद्भाव शब्दादि ग्रहण, श्रोत्र वगैरह सभी है तो ग्रहण, ज्ञान का ग्रहण इस प्रकार का होता है। शब्दादि ग्रहण होता है। अदृष्टार्थ पुनः अस्ति प्रेत्य भाव अस्ति मोक्षा, और जिसका प्रत्यय हम देख नहीं सकते, जिसके बारे में हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, वो अदृष्टार्थ शब्द है। जैसे कि प्रेत्य भाव होता है, मृत्यु के बाद भी अस्तित्व होता है आत्मा का, मोक्ष होता है। सत्यो नाम यथार्थ भूता संति आयुर्वेदोपदेशा संति सिद्धिपाया साध्यानाम व्याधिनाम संति आरंभ फलादि, कि जैसे है उस प्रकार से उसका वर्णन करना, ये यथार्थ भूत इस प्रकार का, ये सत्य है।
आयुर्वेदोपदेश होते हैं, सिद्धिपाय होते हैं साध्य व्याधियों के, आरंभ फल होता है, जो कर्म करेंगे उसका फल होगा ही। इस प्रकार से सत्य विपर्य चांद्रता, उसके विपरीत अगर कोई बताना चाहता है कि ऐसा नहीं होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये अनृत असत्य भाषण इस प्रकार का है, तो ये शब्द अनृत इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि शब्द चार प्रकार के, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो शब्द किस प्रकार का है ये समझकर उसके विपरीत या उसका समर्थन करना है, उसका विरोध करना है वगैरह वगैरह, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम। दृष्टार्थ आणि सत्य सारखेच वाटतात, फरक कसा समजून घ्यावा? अच्छा सवाल है। दृष्टार्थ का मतलब इंद्रियों द्वारा या प्रत्यक्ष देखने से जिसकी सत्यता की प्रतीति आती है, और सत्य अदृष्टार्थ भी हो सकता है, अस्थि प्रत्यय भाव वगैरह इस प्रकार से। तो सत्य ज्यादा व्यापक एंटिटी है, और दृष्टार्थ या अदृष्टार्थ अलग अलग है, वो उसका एक हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। अगले हफ्ते